हेलो बच्चों, क्या हालचाल। और आप सबका स्वागत है बच्चों हमारे नीटेक्स के चैनल में, जो हमने एक छोटा सा इकोसिस्टम हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और बच्चों, आपका एग्जाम पास आते ही होगा। अभी 11th स्टैंडर्ड का काफी सारे बच्चों का एग्जाम चल भी रहा है और बायोलॉजी का बच्चों आप लोगों का पेपर आने भी वाला है। तो आज और कल के सीरीज में बच्चों, आज और कल के सेशन में मैं आपका ये कंप्लीट सिलेबस जो है, सिर्फ न्यूरल और केमिकल बच गया बच्चों, वो कंप्लीटली मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इस सेशन में पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करने वाले हैं बच्चों, हमारे स्कूल सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। और चाहे वो स्कूल सिलेबस हो, चाहे वो बच्चों हमारे नीट का सिलेबस हो, एनसीईआरटी और सीबीएसई की कृपा से बच्चों ये चैप्टर बहुत ही छोटा हो चुका है। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है बच्चों इसमें, जिसको अपन लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बुलाते हैं। थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में बचा है, लेकिन बड़े बड़े टॉपिक जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा क्या बोलते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स थे जैसे कि आई और ईयर, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है बच्चों। ठीक है। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। हम लोग हमारे न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स देखेंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें मेजरली हमें ब्रेन के बारे में देखना है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के सारे काम पे सबसे ज्यादा कंट्रोल एक्सर्ट करता है। ठीक है। सो दी नर्वस सिस्टम, दी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम exerts the greatest control over the body and its functions। ठीक है। हमारे बॉडी और उनके फंक्शंस के ऊपर जो सबसे ज्यादा बच्चों कंट्रोल रखता है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। अब बच्चों, नर्वस सिस्टम जो होता है वो सारे ही जानवरों में काफी ही प्रोमिनेंटली हमें नजर आता है बच्चों। ठीक है। लेकिन देयर आर सम लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि पॉरीफेरा, जिनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है बच्चों। सो नर्वस सिस्टम एनिमल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन नर्वस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम हमें निडेरियंस में दिखा था। ठीक है। सो द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, so the most primitive nervous system was seen in किस में दिखा था बच्चों, हमें ये निडेरियंस में दिखा था, मतलब जेलीफिशेस में दिखा था। जेलीफिशेस में जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, इट इज इन फॉर्म ऑफ अ नेट। ठीक है। अगर समझ लीजिए बच्चों, ये मेरा जेलीफिश है। ठीक है। ये अगर मेरा जेलीफिश है बच्चों, ओके। सो ये जो जेलीफिश है, इसके पास एक बहुत ही प्रिमिटिव नेटवर्क होता है बच्चों। ठीक है। एक बहुत ही प्रिमिटिव सा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है। जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये जो ब्लू कलर के दिखा रहा हूं बच्चों, दीज आर जस्ट न्यूरॉन्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस प्रिमिटिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज द न्यूरल नेट। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? न्यूरल नेट बुलाएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है, सबसे पहली बार निडेरियंस में दिखा था। कॉकरोच और ऑर्थ्रोपॉड्स से बच्चों हमें थोड़े से एडवांस नर्वस सिस्टम दिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स लाइक आर्थ्रोपॉड्स, mollusks have a bit more advanced nervous system with neural nets and neural net नहीं, with ganglions and nerve cords। ठीक है। इनके पास बच्चों न्यूरॉन्स थे, गैंग्लियंस एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है।
तो कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स आने स्टार्ट हो गए बच्चों। गैंग्लियंस एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उनके मूवमेंट, उनके सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन से ये भी याद आया बच्चों, इनके पास काफी बढ़िया एडवांस सेंसरी ऑर्गन्स भी थे। आईज थे, कंपाउंड आईज थे, एंटीना है, कीमो रिसेप्टर्स है, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ऑर्गेनिज्म सच एज ऑर्थ्रोपॉड्स के बारे में। इसके अलावा बच्चों सबसे एडवांस नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं वो तो वर्टिब्रेट्स के पास है। हम जैसे बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, दे हैव द मोस्ट एडवांस्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, द मोस्ट एडवांस्ड नर्वस सिस्टम, एडवांस्ड नर्वस सिस्टम इज सीन इन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में से भी सबसे बढ़िया दिमाग किसके पास है बच्चों? हमारे पास है, क्योंकि हम ही सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। अब बच्चों नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को संभालने में अकेला नहीं है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम मिलके सारे फंक्शंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सो दी नर्वस सिस्टम along with the endocrine system controls, coordinates and integrates body फंक्शन। बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे के साथ जो अपने को अलग अलग सिस्टम्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अलग अलग फंक्शन मिलके एक बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जिसको इंटीग्रेशन बुलाते हैं। बच्चों पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम ज्यादा बेटर है। एक ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बॉडी को देखूं तो एंडोक्राइन सिस्टम ज्यादा बड़ा है। इसलिए बच्चों जो आखिरी के हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, पहले वाले का नाम क्या है? नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट वाले का है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सब मिलके हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन का देखभाल करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में मैं अगर बात करूं तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ना बच्चों हम लोग मेजरली 2 ब्रांच में तोड़ सकते हैं। एक का नाम है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग प्यार से घर पे सीएनएस भी बुला सकते हैं। बच्चा लोग क्या बुला सकते हैं? सीएनएस भी बुला सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ बच्चों ये मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। यही बच्चों हमारा कंट्रोल रूम है। यहीं से ही सारा इंफॉर्मेशन अराइज होना है, यहीं से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरे जगह तक जाना है। इसी रीजन को हमारे सारे सेंसरी इनपुट्स मिलते हैं जिसको प्राप्त करके डिसाइड करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो मेजर अपना कंट्रोल रूम क्या है बच्चों? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इनके बातचीत को इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इनका इंफॉर्मेशन दूसरों तक ले जाने के लिए हमारे पास एक दूसरा नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को आप लोग प्यार से घर पे पीएनएस भी बुला सकते हो। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग तो इसमें 2 ही स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ मेन 2 स्ट्रक्चर, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है बच्चों इसमें? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ऑल राइट, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चों तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट्स है। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, जो पहला पार्ट है बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग एसएनएस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? एसएनएस भी बुलाते हैं।
सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एसएनएस भी बुलाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना बच्चों, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम। दे रिले वॉलेंटरी info to muscles and sensory info to CNS। ठीक है, हमारे बॉडी पे ना बच्चों कुछ पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों। ह्यूमन इज अ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म, सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होते हैं, जिसके कारण हमें अपने एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए, सेंस करने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, जिसे हम सेंस ऑर्गन्स बुलाते हैं। सो सेंस ऑर्गन ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन एक डिसीजन लेता है उस सेंस ऑर्गन के इंफॉर्मेशन के आधार पे। अब बच्चों एनवायरमेंट से हमें जो भी इंपल्स मिल रहा है उसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको पेरिफेरल रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन बुलाते हैं। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो सीएनएस तक जाएगा वो इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जाएगा, और हमारे वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन, मतलब चलने फिरने के लिए जो वॉलेंट्री अपन लोग डिसीजन लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे स्केलेटल मसल तक कौन ले जाएगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम ले जाएगा। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट है बच्चों। तो इट कंसिस्ट ऑफ इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट का मतलब मोटर भी होता है बच्चों, एंड एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट का मतलब सेंसरी भी होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इफरेंट एंड एफरेंट, दैट इज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन से बना है, दैट इज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन दोनों। दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है बच्चों, उसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और मेजरली एक मोटर यूनिट है बच्चों। ठीक है, अर्थात हमारे विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन्स, कंट्रोल्स विसरल ऑर्गन्स। अब बच्चों विसरल ऑर्गन्स में भी ये दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक को तो हम लोग बुलाते हैं बच्चों सिंपैथेटिक, और दूसरे को हम लोग बुलाते हैं बच्चों पैरासिंपैथेटिक। ठीक है, क्या क्या है बच्चों हमारे पास? सिंपैथेटिक है और पैरासिंपैथेटिक है। अगर मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि क्या करता है बच्चों? ये अप रेगुलेट करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, ऑर्गन्स के फंक्शनिंग्स को अप रेगुलेट करता है, उन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को जो कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए। और जो ऑर्गन्स इमरजेंसी सिचुएशन का पार्ट नहीं है उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रोक भी देता है बच्चों। ठीक है, सो इट इज अ ट्रिपल एफ system that is up regulates functions of organs। ठीक है, ट्रिपल एफ का मतलब होता है बच्चों एसओएस फंक्शन, जान बचाने के लिए फाइट, फ्राइट या फ्लाइट बुलाते हैं बच्चों, डरना, लड़ना या भाग जाना। ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पे अपने को लगता है कि अरे बाप रे अपने जान पे चीज आ रहा है, तो कैसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हमारे बच्चों रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, वो सब सिंपैथेटिक करता है बच्चों। एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन वाला पैरासिंपैथेटिक है, ये डाउन रेगुलेट करता है बच्चों। क्या करता है बच्चों? ये डाउन रेगुलेट करता है। ठीक है, सो एक नर्वस सिस्टम है बच्चों जो अप रेगुलेट कर रहा है, दूसरा नर्वस सिस्टम है जो डाउन रेगुलेट कर रहा है बच्चों। इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन के लिए। बच्चों विसरल ऑर्गन के कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास और एक नर्वस सिस्टम, मतलब इसी का ही पार्ट है, काइंड ऑफ पीएनएस का ही पार्ट है, जिसको अपन लोग विसरल नर्वस सिस्टम भी बुलाते हैं। ठीक है,
सो अ विसरल नर्वस सिस्टम ठीक है, अ विसरल नर्वस सिस्टम which controls the functioning of visceral organs which controls the functioning of visceral organs is also present. ठीक है, ये भी प्रेजेंट है. इसमें क्या क्या आता है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, गैंग्लियंस एंड प्लेक्सस. और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? प्लेक्सस बुलाते हैं. बच्चों इस विसरल नर्वस सिस्टम के और इनका रिलेशन विद अदर नर्वस सिस्टम के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं बच्चों, जबकि जा सकते हैं और जाना भी चाहिए बच्चों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दिया है. ये बहुत ही रूडिमेंट्री डिवीजन है बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम का. अगर आप काफी डीप में जाएंगे तो बच्चों अलग अलग सिस्टम भी बहुत अपने में कॉम्प्लेक्स, अपन ने बहुत ऊपर ऊपर से रूडिमेंट्री लेवल पे इनको क्लासिफाई करके छोड़ दिया है बच्चों. ऑलराइट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में तो हमने सब देख लिया है बच्चों, ठीक है, तो ये टॉपिक हो चुका है समाप्त. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक में जिसका नाम है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, हमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का एक बार स्ट्रक्चर देखना है बच्चों. तो बच्चों हमारा न्यूरॉन क्या है? हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है बच्चों. अर्थात सारे फंक्शन हमारे नर्वस सिस्टम का यही न्यूरॉन संभालते हैं. सारा स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम भी इन्हीं से बना है. ब्रेन न्यूरॉन से बने हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बना हुआ है, नर्व्स न्यूरॉन से बने हुए हैं, सेंस ऑर्गन में भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों जो कि न्यूरॉन से ही डिराइव्ड या न्यूरॉन से ही जुड़े होते हैं. तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अर्थात द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन. अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बच्चों. न्यूरॉन को ना बच्चों हम लोग मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी. पहला पार्ट हो जाएगा साइटोन, फिर हो जाएगा एक्सॉन और फिर हो जाएगा नर्व एंडिंग. ठीक है, तो क्या क्या पार्ट हो गया बच्चों? द फर्स्ट पार्ट इज द सेल बॉडी और द साइटोन. द सेकेंड पार्ट इज द एक्सॉन and the last part is called as the nerve ending. ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? नर्व एंडिंग बुलाएंगे. ठीक है, अब बच्चों साइटोन जो होता है यही मेन सेल है, यही मेन सेल का बॉडी है. और इस बॉडी से कुछ सेलुलर एक्सटेंशन निकलते हैं जैसे कि बच्चों ये सारे डंडे और यहां तक वो एक्सॉन भी जो एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन है. ठीक है, तो साइटोन के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ये एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों. ठीक है, सो साइटोन के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे साइटोन का खुद का न्यूक्लियस. ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये न्यूक्लियस है हमारे साइटोन का. साइटोन के अराउंड देख लिए और उसके न्यूक्लियस के अराउंड देखिए बच्चों, छोटे छोटे ग्रेइश कलर के ग्रैन्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं. ये छोटे छोटे ग्रेइश कलर के ग्रैन्यूल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? निसेल्स ग्रैन्यूल बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग इसे? निसेल्स ग्रैन्यूल्स बुलाते हैं. ठीक है, निसेल्स ग्रैन्यूल एक स्पेशलाइज्ड बच्चों जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें 3-4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं. ये जो निसेल्स ग्रैन्यूल है ये उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट था उसी के वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो यहाँ पे बने हुए हैं. इनके पास स्पेशल चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को कंडक्ट और इंपल्स बनाने में मदद करते हैं. और ये साइटोन के साथ साथ थोड़े ये सेलुलर एक्सटेंशन में भी फैले हुए हैं जिन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? जिन्हें हम लोग डेंड्राइट्स बुलाते हैं.
डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन हेल्प्स द न्यूरॉन टू कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ने में ये क्या मदद करते हैं बच्चे, डेंड्राइट्स मदद करते हैं। ठीक है, तो साइटोन में क्या क्या स्ट्रक्चर देखा, सेलुलर एक्सटेंशंस कॉल्ड एज डेंड्राइट्स देखा, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है और निसेल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है बच्चों यहां पे। अब एक छोटा सा पॉइंट है बच्चों, जहां से ये एक्सॉन नाम का सेलुलर एक्सटेंशन आगे बढ़ता है, ये पॉइंट जहां पे साइटोन एक्सॉन को जन्म देता है उसको अपन लोग बुलाते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग इसको, एक्सॉन हिलॉक बुलाते हैं। और ये जो पूरा बैंड है बच्चों, इसी को अपन लोग क्या बुलाएंगे, इसी को हम लोग बुलाएंगे एक्सॉन। अब बच्चों ये देखो, एक छोटा सा पार्ट मैंने कट करके ऐसा डायग्राम बनाया है कि एक्सॉन को सराउंड करता हुआ ये एक व्हाइटिश कलर का लेयर और एक सेल है बच्चों। ये जो सेल है जो हमारे एक्सॉन को कवर कर रहा है, इस सेल का नाम है बच्चों श्वान सेल। और ये ऑरेंज कलर का जो डॉट लगा हुआ है बच्चों इन सेल में, यही श्वान का न्यूक्लियस है बच्चों। ठीक है, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल। अब बच्चों एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे एक्सॉन का मेम्ब्रेन और श्वान सेल का मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर रहा है, वहां पे ये लोग एक स्पेशल टाइप का शीद बनाते हैं जिसका नाम है बच्चों माइलिन शीद। ठीक है, क्या नाम है बच्चों, माइलिन शीद है। और हां बच्चों, साइटोन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूरीलेमा और एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा। ठीक है, अब बच्चों देखना, जो एक्सोलेमा के ऊपर जो श्वान सेल जो कवरिंग बना रहा है उसी को हम लोग माइलिन शीद बुलाते हैं। अब बच्चों श्वान सेल ऐसा यूनिफॉर्मली पूरे एक्सॉन के ऊपर बीच बीच में अरेंज्ड है। जहां पे भी बच्चों छोटे छोटे गैप्स रह गए हैं बीच बीच में, जहां पे माइलिन शीथ और श्वान सेल प्रेजेंट नहीं है, इन गैप्स को हम लोग बुलाते हैं बच्चों नोड ऑफ रैनवियर। क्या बुलाते हैं बच्चों हम लोग, नोड ऑफ रैनवियर बुलाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज द नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, ये हो गया बच्चों नोड ऑफ रैनवियर। अब देखो बच्चों, एक एक्सटेंसिव ब्रांचिंग यूनिट है बच्चों यहां पे। एक्सटेंसिव ब्रांचिंग यूनिट क्या क्या है बच्चों, ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस बन रहे हैं बच्चों, इसे हम लोग बुलाते हैं टिलोडेंड्रॉन। ठीक है, एंड की तरफ आके जो ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, टिलोडेंड्रॉन बुलाते हैं। ठीक है, टिलोडेंड्रॉन के अलावा बच्चों ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल एंड में, इसको हम लोग बुलाते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, सो टिलोडेंड्रॉन और साइनेप्टिक नॉब मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, हमारे न्यूरॉन्स का एंडिंग बनाते हैं, दैट इज द नर्व एंडिंग। ऑलराइट, तो ये हो गया है बच्चों किसके बारे में, ये हो गया है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, अब बच्चों न्यूरॉन्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी होते हैं। ये है मेजरली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो आपके सामने है। ठीक है, जो पहले टाइप का न्यूरॉन है बच्चों, उसे हम लोग बुलाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, यूनिपोलर न्यूरॉन बुलाएंगे। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन होता है, एक साइटोन होता है और 0 डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, सो इट हैज 1 एक्सॉन, 1 साइटोन एंड नो डेंड्राइट्स। एक एक्सॉन, एक साइटोन और एक भी डेंड्राइट्स नहीं है बच्चों। सो ये कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, कौन से स्टेज पे प्रेजेंट है बच्चों, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड जो हो जाएगा बच्चों हमारा, सेकेंड हो जाएगा हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बाइपोलर न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन, एक साइटोन और एक डेंड्राइट होता है। यहां पे कोई डेंड्राइट नहीं है, यहां पे एक डेंड्राइट, देखो इस साइड एक डेंड्राइट और इस साइड एक एक्सॉन। ठीक है, सो इट हैज 1 एक्सॉन, 1 साइटोन एंड 1 डेंड्राइट। इसे हम कौन सा न्यूरॉन बुलाते हैं बच्चों, बाइपोलर न्यूरॉन बुलाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन
the retina of eye and olfactory epithelium. olfactory epithelium हमारे नोज का एपिथेलियम है बच्चों, जो हमें सेंस ऑफ स्मेल देता है, ठीक है। सो बाइपोलर न्यूरॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, इनके पास एक एक्सॉन, एक साइटोन और एक डेंड्राइट है। ये लोग रेटिना ऑफ द आई और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट है। देखो बच्चों, ऐसे न्यूरॉन्स हमें जनरली हमारे बॉडी में नहीं मिलते हैं, क्योंकि बच्चों इनके पास कोई डेंड्राइट है तो ये किसी और से जुड़ ही नहीं सकता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं और धीरे धीरे फिर उनके सेल के एक्सटेंशन बनते हैं, डेंड्राइट्स बनते हैं। लेकिन ये बाई डिजाइन सिर्फ एक ही डेंड्राइट रखते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, खत्म। तो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमें दो जगह चाहिए बच्चों, मेजरली वो है रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, जहां पे हमारे फोटो रिसेप्टर से हमारे नर्व वाला जो ऑप्टिक नर्व है उसको जोड़ने के लिए ऐसा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है बच्चों। ऑफ कोर्स बीच में और सेल आते हैं, गैंग्लियोनिक सेल वगैरह भी आते हैं, बट ये आई के फोटो रिसेप्टर कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी हमारे बॉडी में जो मेजॉरिटी, मैक्सिमम 99.9% न्यूरॉन है बच्चों, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। वो क्या है बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास बच्चों वन एक्सॉन, वन साइटोन एंड मेनी डेंड्राइट्स, ठीक है, मेनी डेंड्राइट। मैक्सिमम न्यूरॉन्स ऑफ बॉडी आर मल्टीपोलर। हमारे बॉडी के ज्यादातर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री मेजर न्यूरॉन्स जो कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। बच्चों यहां पे और एक चीज याद रखना, जिन भी न्यूरॉन्स को माइलिन शीथ कवर करता है उन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बुलाते हैं। ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों जिनमें ये श्वान सेल तो है, लेकिन ये श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं, उन्हें हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन बुलाते हैं। तो याद रखना बच्चों कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन के पास श्वान सेल भी है, ठीक है, और उनके पास माइलिन शीथ भी है, ठीक है, उनके पास माइलिन शीथ भी है, दोनों चीजें हैं बच्चों, ठीक है। सो उनके पास श्वान सेल भी प्रेजेंट है, माइलिन शीथ भी प्रेजेंट है। जबकि मैं अगर बात करूं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की, ठीक है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन की, तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके पास श्वान सेल तो होता है बच्चों, लेकिन उनके पास माइलिन शीथ नहीं होता। तो अनमाइलिनेटेड हो चाहे माइलिनेटेड हो, दोनों के पास श्वान सेल तो है, बस फर्क है बच्चों कि अनमाइलिनेटेड वाले के पास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों अपने क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के, ऐसे नर्व जो मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। तो क्रेनियल नर्व हो गए और स्पाइनल नर्व हो गए बच्चों जो कि माइलिनेटेड है, और मेरे सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के जो न्यूरॉन हो गए वो कैसे हो गए बच्चों, अनमाइलिनेटेड हो गए। ये भी ध्यान रखना बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का मतलब होता है बच्चों कि हमारे न्यूरॉन से इंपल्स आगे कैसे बढ़ता है अगले न्यूरॉन तक, ठीक है। तो बच्चों न्यूरॉन में जो इंपल्स है वो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की तरह मूव होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, ठीक है। सो द नर्व इंपल्स इज कैरिड as a disturbance
डिस्टर्बेंस और ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा न्यूरॉन एट रेस्ट है, ठीक है, अर्थात वो कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सो एक्सॉन एट रेस्ट इज मोर परमिएबल टू K plus and nearly impermeable to सोडियम। अर्थात ये K प्लस को ट्रांसपोर्ट होने ज्यादा देगा और सोडियम को मूव नहीं होने देगा। तो इट अलाउज मोर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम K प्लस एंड इट डज नॉट अलाउ अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ सोडियम। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा बच्चों, अगर समझ लो ये मेरा न्यूरॉन है एट रेस्ट, ये मेरा एक्सॉन है एट रेस्ट, दो तीन चीजें याद रखना बच्चों। पहला चीज कि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको एक्सोप्लाज्म बुलाएंगे। एक्सोप्लाज्म में बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है जो कि एक्सोप्लाज्म से कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना बच्चों कि अंदर बहुत सारे K प्लस आयन्स हैं। ठीक है, और बाहर बहुत सारे सोडियम आयन्स हैं। ठीक है, और बाहर थोड़े से Cl माइनस आयन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बच्चों ये पोटेशियम से अगर ज्यादा परमिएबल है तो ज्यादा पोटेशियम एक्सोप्लाज्म में है, कम पोटेशियम बाहर है, तो बिकॉज इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम इट विल अलाउ पोटेशियम टू एस्केप आउटसाइड। ज्यादा पोटेशियम अंदर है लेकिन थोड़े थोड़े पोटेशियम को बाहर जाने देगा, तो ज्यादा पोटेशियम बाहर जा पा रहा है बच्चों, लेकिन ज्यादा सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन नियरली इम्परमिएबल है टू सोडियम। ठीक है, अब बच्चों इस रीजन के कारण क्या होता है, इसी रीजन के कारण ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, कम पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं, और अंदर बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। इसलिए ओवरऑल चार्ज जो हमारे एक्सोप्लाज्म के अंदर होता है वो है नेगेटिव, और ओवरऑल चार्ज जो एक्सोप्लाज्म के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है वो है पॉजिटिव। ठीक है, सो एट रेस्ट दिस causes the inner side of membrane to be more negative and outer side to be more positive। ठीक है, मोर पॉजिटिव। अब बच्चों ये जो हमारा ग्रेडियंट बन गया है, अंदर ज्यादा नेगेटिव बाहर ज्यादा पॉजिटिव, इसी को हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बुलाते हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो है -70 मिलीवोल्ट, जिसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल बुलाते हैं। ठीक है, सो दिस causes the development of an electrical gradient which at rest is -70 millivolts, जिसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल भी बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, रेस्टिंग पोटेंशियल भी बुलाएंगे। ठीक है, अब इस रेस्टिंग पोटेंशियल को फर्दर मेंटेन करने के लिए बच्चों एक सोडियम पोटेशियम पंप नाम का पंप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, टू मेंटेन दिस फर्दर, अगर ये हमारा एक मेम्ब्रेन है बच्चों तो यहां पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का पंप भी है जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो K प्लस बाहर भाग के जा रहा है तो कुछ ज्यादा K प्लस बाहर भाग गए तो भी दिक्कत है, धीरे धीरे सोडियम भी अंदर आ रहा है, कुछ ज्यादा सोडियम अंदर आ गए तो भी हमारा ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाएगा।
इस रीजन के कारण बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, अंदर जैसे ही इसके साथ, एक सेकेंड, ठीक है, ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, अंदर से जैसे ही इसके साथ 3 सोडियम जुड़ जाए, कितने सोडियम जुड़ने चाहिए बच्चों, 3 सोडियम जुड़ने चाहिए, और बाहर से जैसे ही इसके साथ 2 पोटेशियम जुड़ जाए, तो एटीपी का इस्तेमाल करके ये इस 2 सोडियम को, सॉरी 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है और 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये जो 3 सोडियम है ये बाहर चले जाएंगे और जो 2 पोटेशियम है वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो क्या कर रहा है बच्चों ये, सो दी सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, एटीपी पंप, ठीक है, एटीपी पंप ट्रांसपोर्ट्स 2 potassium inwards and 3 sodium outwards, जिसके कारण भी ये अंदर का नेगेटिविटी और बाहर का पॉजिटिविटी कैसा रहता है बच्चों, मेंटेन रहता है। तो बच्चों ये वो सारे कंडीशन है जो अंदर के नेगेटिविटी और बाहर के पॉजिटिविटी को मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली बच्चों ये एट रेस्ट है, तो अब मुझे अगर इसको कंडक्ट करना है तो अब मुझे एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है बच्चों, ये है हमारा स्टेप नंबर 1 इन कंडक्टिंग। और याद रखना बच्चों, अगर हमारा मेम्ब्रेन अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है तो फिलहाल हम लोग हमारे मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बुलाते हैं। ठीक है, एट रेस्ट न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। कैसा है बच्चों, हमारा न्यूरॉन पोलराइज्ड है। ठीक है, सो एट रेस्ट हमारा न्यूरॉन कैसा है बच्चों, एट रेस्ट हमारा न्यूरॉन पोलराइज्ड है, अर्थात अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव है। तो पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों इसके कंडक्शन में, जिसको हम लोग डीपोलराइजेशन बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों, डीपोलराइजेशन बुलाएंगे। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन के कारण क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, ठीक है, या कोई भी डिस्टरबेंस जब एक पॉइंट पे अप्लाई होगा बच्चों, एक पॉइंट के ऊपर जब एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस अप्लाई होगा तो क्या होने वाला है बच्चों, अगर मैं इसको रफली ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं बच्चों। ठीक है, और यहां पे फिलहाल क्या चल रहा है, अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, यह है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन इंपल्स अप्लाइड एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे मैंने बच्चों एक इंपल्स को अप्लाई किया है, इंपल्स अप्लाइड एट पॉइंट ए विल कॉज द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है, और अगर बच्चों यहां पे मैंने एक इंपल्स अप्लाई किया है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो जितने भी अंदर नेगेटिव आयंस है ना, ये बच्चों इसका ओवरऑल नेगेटिविटी कम होके पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट होगा। और ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे जो भी अपन लोग डिस्टरबेंस अप्लाई कर रहे हैं, अगेन बच्चों मैं ये सिंप्लीफाइड भाषा में बात कर रहा हूं, एक्चुअली बच्चों इस पॉइंट पे अपन लोग डिस्टरबेंस नहीं अप्लाई करते, डिस्टरबेंस साइटोन से आता है। ठीक है, तो जो भी इंपल्स या डिस्टरबेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है उसके कारण बच्चों सोडियम अंदर भाग के आना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम जब अंदर भाग के आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो
तो यहां का जो पोलैरिटी है ना बच्चों, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब चेंज होके अंदर हो चुका है पॉजिटिव और बाहर हो चुका है नेगेटिव। अंदर हो चुका है पॉजिटिव और बाहर हो चुका है नेगेटिव, ठीक है। और इसी पॉजिटिविटी अंदर आने को हम लोग डीपोलराइजेशन बुलाते हैं, क्योंकि अभी पोलैरिटी क्या हो गया है बच्चों, रिवर्स हो गया है, ठीक है। सो दिस कॉजेस रिवर्सल इन पोलैरिटी called as depolarization, called as depolarization, ठीक है। the potential created is plus 30 millivolt का potential called as action potential। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, एक्शन पोटेंशियल बुलाएंगे, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ही को ही हम इंपल्स बुलाते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होने के कारण अब ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगा और यहां का पॉजिटिविटी पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इस इमेज को आगे बढ़ाऊं, ठीक है, इस इमेज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होने वाला है बच्चों, जो हमारा ये था ए बी और सी, ठीक है। जो ए वाला एरिया है वहां पे फिर से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो गया, और जो बी वाला एरिया है अभी अंदर पॉजिटिव हो गया है और बाहर नेगेटिव हो गया। सी वाले एरिया में अभी भी वैसे ही है बच्चों, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। तो अंदर से पॉजिटिविटी आगे की तरफ बढ़ रहा है, बाहर से पॉजिटिविटी पीछे की तरफ आ रहा है, और ऐसा चलते रहेगा बच्चों। ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगा, यहां से पॉजिटिविटी पीछे आएगा, तो सी में भी सेम डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ जाता है तो पीछे वाला जो पोलैरिटी वो वापस सेट हो गया है। जब ये वापस सेट हो जाएगा बच्चों, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाएंगे, रीपोलराइजेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बच्चों, रीपोलराइजेशन बुलाएंगे, ठीक है। सो दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी propagates across the entire length of axon, ठीक है। once the action potential moves forward, the region behind repolarizes। रीपोलराइजेशन को बच्चों आप लोग रीलोड करने के समान समझो। आगे इंपल्स दोबारा भेजने के लिए आपको पीछे वाले एरिया को वापस रीलोड करना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, रीपोलराइजेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलते रहेगा बच्चों अनटिल एंड अनलेस हम लोग कहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम लोग हमारे न्यूरॉन के एंड तक नहीं पहुंच जाते। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। एनसीईआरटी ने ना बच्चों हमारे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स को कुछ ऐसा समझाया है, ठीक है, जिसके कारण आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके दिमाग में काफी सारी चीजें कंसेप्चुअली फिलहाल सेंस नहीं बना रही है तो, ठीक है। इसका रीजन है बच्चों, इसको कंप्लीटली समझने के लिए ना आपको कुछ चीजों के बारे में समझना पड़ता है, जिसको अपन लोग चैनल्स और गेट्स बुलाते हैं। हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम और पोटेशियम के अलग अलग चैनल्स होते हैं, उनके खुलने और बंद होने से ही बच्चों ये चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। यहां पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आगे और बाहर से पॉजिटिव चार्ज पीछे नहीं मूव कर रहा है बच्चों, ये तो वो सोडियम और पोटेशियम आयंस है जो अंदर बाहर कर रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, ये सवाल नीट में भी आता है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम के आयंस बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, एंड ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो याद रखना, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है
और ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, फिलहाल याद रख लेना बच्चों, जब मैं इसको आपको नीट लेवल से पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए बच्चों और शुरू शुरू में कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस होने का ये कोई बुरा तरीका नहीं है बच्चों। इट इज जस्ट अ वेरी सुपर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कॉल्ड एज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते, ये पूरी कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग है ना हमारे न्यूरॉन के एंड तक पहुंच चुके। ठीक है, हम जैसे ही न्यूरॉन के एंड में पहुंचते हैं तो अगले न्यूरॉन में ये इंपल्स को जाने के लिए इसको इस न्यूरॉन के एंडिंग से कूद लगानी पड़ती है, जंप करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, इस जंपिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर को हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बुलाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स occurs at the synapse। कहां पे होता है बच्चों? ये साइनैप्स में होता है। साइनैप्स का मतलब होता है हमारे नर्व का एंडिंग जहां पे दो न्यूरॉन जुड़े हुए हैं। साइनैप्स हमारे हो जाएंगे बच्चों दो प्रकार के, एक को तो हम लोग बुलाएंगे इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और दूसरे को हम लोग बुलाएंगे बच्चों केमिकल साइनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में बच्चों गैप बहुत ही छोटा रहता है, नेग्लिजिबल गैप होता है बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसी रीजन के कारण बच्चों गैप जंक्शंस डायरेक्टली एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इंपल्स ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन एज एक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाता है। ठीक है, अब बच्चों केमिकल साइनैप्स का गैप नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, सो देयर इज अ माइन्यूट गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, और इंपल्स क्रॉसेस साइनैप्स in form of neurotransmitter, in form of neurotransmitters। न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशल केमिकल्स होते हैं बच्चों जो कि इंपल्स को साइनैप्स क्रॉस करने के मदद करते हैं। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स भेजने के काम आते हैं। अब बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी हो सकते हैं कि इंपल्स आने के सामने वाले न्यूरॉन को बोले कि तू भी एक्टिवेट हो जा, तू भी इंपल्स को आगे बढ़ा, या इनहिबिटरी भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आने पे सामने वाले न्यूरॉन को काम करने से रोक दे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक्शन पोटेंशियल ये साइनैप्स के पहले वाला न्यूरॉन है तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन बुलाते हैं उसको, वहां तक आ जाता है। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल रीचेस प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, कहां पे पहुंच गया बच्चों? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया है। ठीक है, जिसके कारण बच्चों यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के वेसिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है साइनैप्टिक वेसिकल। ठीक है, सो सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? पोलैरिटी ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल का मेम्ब्रेन, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल, यहां पे एसवी लिख रहा हूं बच्चों, चेंजेस। एसवी क्या है? एसवी साइनैप्टिक वेसिकल है बच्चों, उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। पोलैरिटी चेंज होने के कारण ये वेसिकल मेम्ब्रेन के तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो साइनैप्टिक वेसिकल मूव्स टुवर्ड्स साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से साइनैप बना हुआ है बच्चों, साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और बच्चों इन साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर ही वो स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है जिनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स।
इनके अंदर ही वो स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक वेसिकल साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, merges with the membrane and releases न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स को कहां पे रिलीज कर देंगे, इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये साइनेप्स पे जो छोटा सा गैप बना हुआ है बच्चों, इस गैप को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बुलाते हैं। ठीक है, सो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हो गया बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है। जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में उन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, सो न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग क्या बुलाएं, न्यूरोट्रांसमीटर को अपन लोग एनटी बुलाते हैं। ठीक है, सो एनटी जॉइंस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है, मतलब साइनेप्स के बाद वाला अगला न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन जो है, उसके ऊपर जो ये रिसेप्टर है बच्चों, स्पेशल रिसेप्टर है, यही वो रिसेप्टर है, उनके साथ बाइंड कर जाएंगे। ये बाइंड होने पे एक स्पेशल एक्टिविटी होगा बच्चों, जिसके कारण आगे वाला न्यूरॉन या फिर स्टिमुलेट होगा या फिर इनहिबिट होगा। ठीक है, सो दिस causes the creation of new impulse, electrical impulse in postsynaptic neuron। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनहिबिटरी होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपन लोग प्रोपगेशन देख रहे हैं, ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बन रहा है। ठीक है, तो यहां का इंपल्स कहां आ चुका है बच्चों, अगले न्यूरॉन में आ चुका है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का इंपल्स आ चुका है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में बच्चों। इसे ही हम लोग बुलाएंगे कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम में हमारा आखिरी टॉपिक ही रह गया है, मानो या ना मानो, वो है हमारा सीएनएस। ठीक है, और सीएनएस का जो कवरिंग होता है, और सीएनएस में भी बच्चों एनसीईआरटी ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के बारे में दिया है। ठीक है, सो चलिए लेट अस टेक अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इससे पहले कि बच्चों अपन लोग ब्रेन के बारे में पढ़े, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट अवर सीएनएस। तो बच्चों सीएनएस में जो भी स्ट्रक्चर है उसको एक खुद का कवरिंग है जिसको हम लोग मेनिंजेस बुलाते हैं। ठीक है, सो अ सेट ऑफ, ठीक है, so brain and spinal cord have meninges which covers and protects them, covers and protects them। ठीक है, उनको कवर और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो कवर और प्रोटेक्शन के लिए ये है बच्चों हमारा मेनिंजेस। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो सबसे बाहर का लेयर तो हमारा स्किन है बच्चों, और स्किन जो कि हमारे सर पे जो स्किन होता है उससे हम लोग स्कैल्प बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं, स्कैल्प बुलाते हैं। ठीक है, सो ये वो कवरिंग हो गया बच्चों जिससे हम लोग स्कैल्प बुलाते हैं। ठीक है, और स्कैल्प के ऊपर आपको क्या मिलेंगे बच्चों, हमारे हेयर नजर आएंगे। करेक्ट, स्कैल्प के नीचे क्या है बच्चों, क्रेनियम नाम का एक लेयर है, एक बोन है, विच इज कॉल्ड एज द क्रेनियम। ठीक है, तो स्कैल्प और क्रेनियम जो है ये मेनिंजेस के पार्ट नहीं है, मेनिंजेस इसके नीचे से स्टार्ट होता है। मेनिंजेस में 3 लेयर होते हैं बच्चों। ठीक है, जो सबसे पहला लेयर है बच्चों वो सबसे हार्ड और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। ठीक है, दूसरा जो लेयर है ये एक स्पाइडर के वेब की तरह नजर आ रहा है बच्चों। ये स्पाइडर के वेब की तरह जो मेम्ब्रेन है बच्चों उसका नाम है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर। ठीक है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है बच्चों उसका नाम है पाया मैटर। ठीक है, पाया मैटर ही संपर्क में होता है बच्चों हमारे ब्रेन के। तो ये तीनों मिलके बच्चों क्या बन जाते हैं, हमारे मेनिंजेस के लेयर बन जाते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना ब्रेन का सरफेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। ठीक है, अब ईच मेनिंजस के लेयर के बीच में भी कुछ थोड़ा सा बच्चों जगह बचा रहता है। ठीक है, जैसे ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है इसे सब ड्यूरल स्पेस बुलाते हैं। सब ड्यूरल स्पेस जो है बच्चों ये किससे भरा हुआ है, ये टिश्यू फ्लूइड से भरा हुआ है। ठीक है, और जो अरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है और जो स्पेस है बच्चों उसको सब अरेक्नॉइड स्पेस बुलाते हैं। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का फ्लूइड है बच्चों जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बुलाते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लूइड बुलाएंगे बच्चों अपन लोग, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बुलाएंगे। ठीक है, सो सब ड्यूरल स्पेस है जहां पे टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, और सब अरेक्नॉइड स्पेस है बच्चों जहां पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मेनिंजस का स्ट्रक्चर। मेनिंजस हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट और कवर करेगा, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहां तक उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करने में भी मदद करेगा। अब बच्चों ब्रेन को भी हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही ब्रीफली समझाया है, तो मैं काफी आपके लिए एक फ्लो चार्ट और माइंड मैप समान, माइंड मैप ऑफ द ब्रेन, ठीक है, गुड पन। ठीक है, तो ब्रेन का माइंड मैप बना के अपन लोग उसको समझ लेते हैं। ब्रेन इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बच्चा लोग। ठीक है, सबसे पहले पार्ट को हम लोग बुलाते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, क्या बुलाएंगे बच्चों, फोर ब्रेन बुलाएंगे। फोर ब्रेन में 2 मेजर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन के खुद के 2 मेजर पार्ट है। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है बच्चों फोर ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज दी सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड 4 मेजर लोब्स, 4 मेजर लोब्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बुलाते हैं। टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल बुलाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। सारे वॉलेंट्री एक्शन, हमारा इंटेलिजेंस, आईक्यू, मेमोरीज, ये सारे चीजें हमारे सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रम में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों टिश्यू हाईली कॉन्वोल्यूटेड है यहां का, हाईली कॉन्वोल्यूटेड, जो कि डिप्रेशन ऐसा अंदर और बाहर ऐसे फोल्ड होते हैं। तो बच्चों जैसे 2 पहाड़ों के बीच में खाई होता है, वैसे पहाड़ खाई ऐसे बनते जाता है बच्चों इनके न्यूरॉन से, जिसको अपन लोग खाई को सल्कस और पहाड़ को गायरस बुलाते हैं। ठीक है, खाइयों को सल्कस और पहाड़ों को गायरस बुलाते हैं। ठीक है, इनमें 3 मेजर रीजन होता है इनके टिश्यू में। पहले रीजन का नाम है मोटर, दूसरे का नाम है सेंसरी। मोटर एरिया मोटर चीजें संभालता है, सेंसरी एरिया सेंसरी चीजें संभालता है, और एसोसिएटेड एरिया ना ही मोटर होते हैं ना ही सेंसरी होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन संभालते हैं, जैसे कि सोचना। सोचना इज अ वेरी गुड एग्जांपल बच्चों, सोचना नीदर मोटर है नीदर सेंसरी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो फोर ब्रेन का अगला पार्ट आता है उसका नाम है बच्चों डायनसिफिलॉन। ठीक है, डायनसिफिलॉन एक बहुत ही डीप रीजन है, डीप रीजन सराउंडेड बाय सेरिब्रम। इसको चारों तरफ से सेरिब्रम ने घेर रखा है। यहां पे है बच्चों थैलेमस। थैलेमस बच्चों जो भी ब्रेन की तरफ सेंसरी और मोटर इंपल्सेस आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करता है। जैसे हमने कुछ फील किया तो ब्रेन के कौन से एरिया को इंफॉर्मेशन देना चाहिए और इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये थैलेमस संभालता है। तो इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे, सेंसरी एंड मोटर इंटीग्रेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों, सेंसरी एंड मोटर इंटीग्रेशन बुलाएंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस नाम का एक जगह है बच्चों, ये हमारा होम्योस्टैसिस संभालता है। थैलेमस के नीचे होता है होम्योस्टेसिस, थर्स्ट, हंगर,
बॉडी टेम्परेचर, ये सब कौन संभालता है बच्चों? हाइपोथैलेमस संभालता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे एक लिम्बिक सिस्टम नाम का भी एक पार्ट होता है जो कि हमारे इमोशंस को संभालता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं बच्चों, याद रखना। लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस भी आ जाता है, साथ में हमारा बच्चों टेम्पोरल लोब का भी, थोड़ा ऑक्सीपिटल लोब का भी पार्ट आता है बच्चों, और साथ ही साथ अमिगडला एंड हिपोकैम्पस नाम का स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है बच्चों? अमिगडला और हिपोकैम्पस नाम का एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। सो लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स, हमारे इमोशन, एंगर, सैडनेस, मोटिवेशन, ये सबको संभालता है। हाइपोथैलेमस हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन, थर्स्ट, हंगर, ये सारी चीजों को, और थैलेमस सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस का इंटीग्रेशन को संभालता है। जो सेकेंड रीजन है बच्चों हमारे ब्रेन का, उसका नाम है मिड ब्रेन। टाइनी रीजन है ये, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन पोन्स, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में, थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में, ठीक है। यहां से एक डक्ट गुजरता है बच्चों जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट, पासेस थ्रू मिड ब्रेन। एक्विडक्ट एक छोटा सा डक्ट है जो सीएसएफ को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। पासेस थ्रू मिड ब्रेन, थ्रू हियर, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम के 4 राउंड स्वेलिंग है, ठीक है। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर 4 राउंड swellings on dorsal side of midbrain, ठीक है। मिड ब्रेन के डोर्सल साइड पे क्या है बच्चों? ये 4 बड़े बड़े स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है बच्चों हमारा हाइंड ब्रेन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी 3 चीजों से बनता है बच्चों। सबसे पहला चीज जो है उसका नाम है बच्चों पोन्स, वरोली, कनेक्ट्स ब्रेन विथ ब्रेन स्टेम, या फिर क्या करता है? ये इंपल्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल्स impulses passing, ठीक है, passing from spinal cord, passing from, ठीक है, spinal cord to various parts of the brain, वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो जगह है बच्चों उसका नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे बहुत सारे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस को संभालता है, ठीक है। सो कंट्रोल्स गैस्ट्रिक, कार्डियक एंड पल्मोनरी फंक्शंस, मतलब सांस वास लेने वाले जो सारे फंक्शन है, हार्ट वाले जो फंक्शन है, स्टमक वगैरह के जो फंक्शन है, वो सब मेडुला संभालता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेरेबेलम है बच्चों, ठीक है। ये भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड है ताकि न्यूरॉन्स का सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। एंड हेल्प्स इन बैलेंस, और किस में मदद करता है बच्चों? सेरिबेलम बैलेंस करने में मदद करता है, ठीक है। सो ये है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और उनका रफ फंक्शन, ठीक है। और याद रखना बच्चों हमारा ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम किससे बनता है? ब्रेन स्टेम बनता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला से। सेरेबेलम उसका पार्ट नहीं होता है। ये तीनों मिलके ही ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो किससे जाके जुड़ता है बच्चों? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ठीक है।
So that is all about the various regions and brief functions of the parts of our brain बच्चों. ठीक है, ये ऐसे ही जनरली अगर आपको बच्चों टॉपिक का आइडिया चाहिए, एनसीईआरटी का समरी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा समरी था बच्चों आपके लिए, ताकि आप लोग इससे अपने एग्जाम्स लिख पाओ. एंड दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर विच इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा बच्चों. और इस 1 आवर के लेक्चर में आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा बच्चों. एक बार अच्छे से बच्चों इससे नोट्स देख लेना, समझ लेना बच्चों, तो इसी से आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए जो कंसेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को भी इसी तरीके से काफी ब्रीफली और शॉर्ट में कर लेंगे बच्चों. ठीक है, तब तक के लिए दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ.